नमस्कार, मैं हूं कामेश कुमार और मेरी एक छोटी सी पहल है उन बच्चों के लिए जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरी एक छोटी सी पहल है। तो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे अमेंडिंग एक्ट 7081। इसके पहले ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में। हम लोग अब तक ये डिस्कस किए हैं कि ये संविधान बनने के पीछे इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, वो क्या थी, वो भी मैंने डिस्कस किया। और दूसरी पार्ट में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 7073 क्यों आया था, इसके पीछे क्या कारण थे। रिकैप में थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 7073 आने के पीछे कारण ये था कि जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद यानी अंग्रेज जीत जाते हैं तो कंपनी सिर्फ अब एक व्यापार करने के पर्पज़ से अब नहीं रही, अब उसका काम बढ़ गया था। उसे पॉलिटिकल काम भी यहाँ देखना था और एडमिनिस्ट्रेटिव काम। इसके लिए अंग्रेजों यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनके लिए एक एक्ट बना के भेजा। पहले तो ईस्ट कंपनी यानी कंपनी ऑफ ईस्ट इंडिया EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बना के भेजा। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट बन के आया था जो 1773 में, उसका मेन मकसद था इंडिया में जो कंपनी रूल करे थे उसके पॉलिटिकल पावर को और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को रिकग्नाइज करना। इकोनॉमिक पावर तो जानते थे कि इकोनॉमिक और ट्रेड करने से पर्पस आया था। दूसरी बात हमने ये भी डिस्कस किया था, उसे एक ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि एक्ट जो था उसके साथ वो यानी एक प्रकार का कम्प्लीमेंट कर जाता है, यानी दोनों यानी हम कह सकते हैं कि एक साथ वो कॉन्सिडेंट हम कह सकते हैं कि दोनों एक्ट एक साथ हो जाते हैं। कि टी एक्ट की कहानी मैंने सुनाया था। और मैंने एक बात और की, चूँकि अंग्रेज़ों ने इतनी सारी लड़ाइयाँ कर ली थी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, तो उनके खजाना भी खाली हो गया था, उनके पास पैसे नहीं थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार से पैसा लेना पड़ा था, इंग्लैंड के बैंक से पैसा लेना पड़ा था उधार में, तो उन्हें कंपनी को पैसा चुकाना पड़ता था, सालाना चुकाना पड़ता था। और एक तो शुरुआत में उन्हें कंपनी को भी पैसा चुकाना पड़ता था, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता था, और उधर यहाँ पे जो इंडिया में जो नवाब होते थे यानी उनको देना पड़ता था, या यूँ कहें मुगलों को भी पैसा देना पड़ता था। तो कंपनी के पास पहले क्या था, दो चैलेंज था। एक तो मुगल को पैसा देना पड़ता था, जो कि व्यापार करते थे, उन्हें टैक्स देना पड़ता था, और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्हें भी देना पड़ता था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। क्यों? क्योंकि जो परमिशन मिला था उनको वहीं के यानी मोनार्कियल हेड से मिला था। खैर ये सब तो बातें थी, लेकिन 1773 में क्या बताए थे कि वहाँ के उन्हें पैसे की कमी हो गई थी लड़ाइयों की वजह से, और चाय का जो डच चाय था वो स्मगल होने लगा अमेरिका, जिसकी वजह से इनकी लगभग 85% चाय का जो एक्सपोर्ट हुआ था वो डिक्लाइन कर गया, और लगभग 8 टन के चाय के आसपास लगभग सड़ गए थे, वेयर हाउस गोडाउन में भी सड़ गए थे। इसकी वजह से कंट्रोल करने के लिए कि हाँ टी एक्ट आया कि चाय की प्रोडक्शन भी कम करना है, और प्रोडक्शन कम करने के साथ एक्सपोर्ट भी कैसे बढ़ाना है, और यही एक्ट जाकर के 1773 एक्ट के साथ मर्ज कर जाता है। ये कहानी मैंने सुनाया था। उसका मकसद भी क्या था, कंपनी को अब कंपनी के पावर को रिकग्नाइज किया कि उसके पॉलिटिकल फंक्शन भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है, और इसीलिए वो एक्ट आया था। उसमें उस एक्ट के थ्रू क्या था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दे। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वैरन हास्टिंग थे, और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वैरन हास्टिंग ही थे। तो वैरन हास्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। उसके समय में सुप्रीम कोर्ट भी बना 1774 में। सुप्रीम कोर्ट का में एक जज होते थे, जस्टिस होते थे, 3 जज। जो पहले जस्टिस का नाम था वो एलिजा इम्पे था। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम ये भी बताए थे इसमें हम कि कंपनी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी सर्वेंट थे उनको बोला कि भाई तुम बाहर से ट्रेड नहीं करना, तुम्हें प्राइवेट ट्रेड नहीं करना, तुम्हें कंपनी में ही काम करना है, और किसी से रिश्वतखोरी नहीं लेना है। अगर लिया तो तुम्हारी धुनाई होगी, मतलब सजा तो मिलेगा। साफ अपनी टपोरी लैंग्वेज बोला जाए तो कि अगर किसी बाहर से पैसे लिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ के रख देंगे इसी तरह से। ठीक है, तो ये एक्ट में एक तरह से एक प्रकार कानून था। उस कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, वर्कर नहीं कहेंगे, सर्वेंट्स थे कंपनी के, उनके लिए, गवर्नर जनरल के लिए भी था वो कि भाई अगर बाहर से तुमने पैसा नहीं, इस तरह से वार्निंग था कि अगर वैसा किया तो सज़ा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो बनाया गया था उसके पावर को एक तरह से डिफाइन नहीं किया गया था, और गवर्नर जनरल के पावर को डिफाइन नहीं किया था। ये सब कमियां थे उसमें। जो 1773 एक्ट जो बना था उसमें क्या क्या कमियां थी
कि सुप्रीम कोर्ट के क्या जुरिडिक्शन होंगे, क्या पावर होंगे, वो डिफाइन तब सिर्फ एक जस्टिस था, 3 जजेस थे। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बंगाल बना दिया गया था, गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल बंगाल बना दिया गया था, और उसके अंदर क्या है 2 को मद्रास को और बॉम्बे को सब ऑर्डिनेट बना दिया गया था कि मतलब जो गवर्नर जनरल बंगाल बोलेगा वो गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे सुनेगा या उनकी बात को माने करेगा। ये सब तो बना, लेकिन बहुत हद तक पावर को डिमार्केट नहीं किया गया था। इतनी खामियां हो गई कि जिसकी वजह से अमेंड करना पड़ा। अमेंड मतलब सुधारना। अमेंडिंग एक्ट 7081, इसका नाम से पता चलता है कि अमेंडिंग एक्ट है। अमेंडिंग का मतलब सुधार करने के लिए एक कानून आया था। तो ऐसा क्या हुआ था, वाई, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली में क्या हुआ था और क्यों लाना पड़ा अमेंडिंग एक्ट 7081, क्यों लाना पड़ा? इसके पीछे तो कोई कारण होगा ना, क्यों लाना पड़ा इसका, कोई तो कारण होगा। तो इसका हम आज कारण समझेंगे कि किस पर्पज से इसको लाया गया था, किस पर्पज से, किस ऑब्जेक्टिव से क्यों लाया गया था, और लाने के पीछे इसका ऑब्जेक्टिव या पर्पज क्या था। फिर इसका गोल समझेंगे कि एक नई कोर्ट सिस्टम को कैसे इस्टेब्लिश करना था और पावर को कैसे डिवाइड करना, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आज हम इसी की रिलेवेंट देखते हैं आर्टिकल 50। फिर से बताते हैं, यही वाला चीज़ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हमारे आर्टिकल 50 जो डीपीएस पे मेंशन है, और यही क्वेश्चन आईएएस के प्रीलिम्स से पूछा है। सेम क्वेश्चन 3-4 साल पहले आईएएस के करीब 2020-21 में आईएएस के पीटी में नहीं प्रीलिम्स में ये पूछा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए 20 में, करीब 19-20 में, और बाकी एग्जाम में पूछे गए। तो उन क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सवाल है पहला डिस्कस करेंगे कि क्यों अमेंडिंग एक्ट क्यों लाया गया। जैसा कि वर्ड है अमेंड मतलब सुधार करना, हिंदी में बोले तो सुधार करना, यानी टू चेंज करना, यानी हम सुधार करना। तो क्या सुधार करेंगे, क्या सुधार करने की बात बताया जा रहा है वहाँ पे। इफ आई जस्ट से इन हिंदी दैट मीन्स टू रेक्टिफाई द मिस्टेक दैट had been done by the earlier act, then what actually the mistake had been done by the earlier act that we need to understand here, okay। तो हमें ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी गलतियाँ आखिर हुई थी जो सुधारने की बात करेंगे हम लोग। तो पहली गलती जो था कि पावर को डिमार्केटेड सही से किया नहीं गया, जुरिडिक्शन था ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, और गवर्नर जनरल के पावर क्या होंगे और काउंसिल्स के पावर क्या होंगे। सर्वेंट के सिर्फ मना कर दिया कि सर्वेंट भाई तुम लोग ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, जुडिक्शन डिफाइन नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दी। समय है यहाँ पे, अब यहाँ से लिखते हैं, समय यहाँ पे 78 या 79 हम बोल सकते हैं, और 70-80 की बात है। इस समय क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में, सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के बीच में, एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं, हाँ एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल्स 4 मेंबर के थे, इनके बीच में तनातनी खूब होता है। क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के बीच में तनातनी होता है, राइवलरी हो जाता है, टेंशन होता है। कहने का मतलब है कुछ काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट से रोकता है, सुप्रीम कोर्ट से अपनी पावर दिखाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो जुडिक्शन जो उसका होता है वो डिफाइन होता नहीं है, तो कुछ भी ऑर्डर चलाता है। नतीजा है इनके पास इतनी शिकायत हो गई। इनकी शिकायत तो हुई, यहाँ पे जो ज़मींदार थे इंडिया में, ज़मींदार जो थे 100, या अंग्रेज में जो काम करने वाले सर्वेंट थे 100, यहाँ तक कि गवर्नर जनरल था 100, इन सब के पास बहुत ज़्यादा शिकायत हो गया था। तो कंप्लेन करने वाले कौन कौन थे? एक गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसने भी बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट मुझे सही से काम नहीं कर रहा था, ये भी कंप्लेन करने वाला था। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, इन्होंने भी बोला कि हमारे काम में इंटरफेयर करता है, सही से काम लेता है। रेवेन्यू ऑफिसर भी बोलने लगे कि भाई हम रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे, ये भी शिकायत करने लगा सही से। उसके अलावा सर्वेंट जो थे वो भी, सर्वेंट जितने थे वो भी कहने लगे कि हम सही से काम नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट टांग अड़ाते रहता है, रेवेन्यू सर्वेंट थे। उसके अलावा यहाँ के ज़मींदार भी जो थे बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट बड़ा टांग अड़ा रहा है हमारे बीच में, तो ये भी नहीं। तो कहने का मतलब ये सब जो लेख था ना, इनके पास अपनी कंप्लेन थी, कहीं ना कहीं कंप्लेन थी। कंप्लेन्स अगेंस्ट किसकी थी? अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल। जो सुप्रीम कोर्ट जो बंगाल में कब बना था? ये रेगुलेटिंग एक्ट 7073
1773 से बना था, और बना कब था? 1774 में विलियम फोर्ड के पास जो बना था। इस कोड के खिलाफ लोगों की शिकायत थी। शिकायत वही थी कि ये काम करने से दे देता नहीं, हमारी जुडिक्शन डिफाइन नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड में ये बात बताई गई, शिकायत की गई वहाँ के पार्लियामेंट को। वहाँ की पार्लियामेंट ने कमेटी बिठाई, कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया। कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद उसको वहाँ की पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया, और इसी नाम पर इसका अमेंडिंग एक्ट। फिर से बताते हैं, जब ये सभी लोग यहाँ पे शिकायत किए, शिकायत करने के बाद सभी लोगों को शिकायत था, शिकायत करने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक कमेटी बिठाई। कमेटी ने क्या किया, जो रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद उन्होंने इसको बोला कि जो 1773 एक्ट, इस एक्ट में जो खामियां थी, इसमें जो ड्रॉबैक था, जो भी ड्रॉबैक था, इसमें जो डिमेरिट था, उसको दूर किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा या अमेंड कर दिया जाएगा, उसको अमेंड कर दिया। इसीलिए इसका नाम पड़ा अमेंडिंग एक्ट। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अमेंडिंग एक्ट 1781, इसीलिए इसका नाम पड़ा। तो अब कैसे दूर किया जाएगा, तो वाई का तो आंसर दे दिए कि क्यों इसे लाया गया था, इसका मकसद क्या था, पर्पस क्या था। अब इसे दूर कैसे जाएगा, इसका पर्पस ही वही था कि सेपरेशन ऑफ पावर कर देना है, किसका, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। जैसे आज हम लोग आर्टिकल 50 में क्या देखते हैं, आर्टिकल 50 में जो अभी DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी पार्ट 4 में जो है, उसमें क्या बोलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दोनों के बीच में जो पावर होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। आज यही बात तो बोल रहा है, यही चीज़ तो उठाया गया यहाँ से, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं। इसीलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट है, उन्हें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की कहानी कहाँ हुई, 1781 में भी हुई थी। और न्यू कोर्ट सिस्टम को मतलब अब कोर्ट के जुडिक्शन को डिफाइन कर दिया गया कि तुम ये करोगे, वो नहीं करोगे, ये करोगे, वो नहीं करोगे। उनको सिर्फ कलकत्ता के आसपास के लोगों के लिए मामलों में सॉल्व करने तक ही डिसीजन दिया गया। तो हम लोग अभी ये समझेंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या। तो पर्पस क्या था इसका, कि डिफाइन करना था इसका रिलेशनशिप बिटवीन क्या, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि आखिर होगा क्या। तो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो इसका अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये वाई की बात तो चर्चा कर दी है कि क्यों लाया गया था, क्यों नहीं, ये तो बता दिए। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो क्या ऑब्जेक्टिव रहा 1781 जो अमेंडिंग एक्ट बोले, या इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी, नाम से जिससे पता चलता है अमेंड करना, सुधार करना या सेटलमेंट करना। तो सेटलमेंट किसके, सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव, यानी गवर्नर जनरल बोले या एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोले, उनके बीच में सेटलमेंट करवाया जा रहा था कि भैया लड़ो मत, चलो पावर बांट देते हैं। क्यों लड़ते रहते हो, लड़ने से कुछ होने वाला है नहीं, पावर तो बांट ही देंगे, काहे लड़ते हो, लड़ के कुछ तो होगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का पावर को क्या किया गया, बांट दिया गया। तो पर्पस और ऑब्जेक्टिव का मतलब भी वही था कि उस समस्या को सॉल्व करना। तो करना था कि रिलेशनशिप बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द जनरल काउंसिल, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो रिलेशनशिप था, रिलेशंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, इसके रिलेशन को ठीक करना था ताकि इंडिया में सही से फंक्शन कर सके और आगे की फाउंडेशन तैयार कर सके, इंडिया में कैसे रूल करना है, नहीं करना है। उन्होंने सोचा अगर यही प्रॉब्लम होगा तो फिर दिक्कत होगा जा करके। और ये नींव ऐसा इन्होंने बनाया कि थोड़ा सा फिर 1784 में रिफॉर्म किया और पीस इंडिया एक्ट में बाद में फिर वो लगभग 1858 तक इनका काम करते रह गया। कैसे, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये काम उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो नए कोर्ट सिस्टम में क्या काम करने किया कि जो 1773 में जो फेलियर था, जो 1773 में जो डिमेरिट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो खामियां था उसको दूर करने का काम किया और नए कोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात किया। तो आज ये तो बता दिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर में उन्होंने क्या क्या बात बोला, यही हम लोग समझेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की सबसे बड़ी खासियत है सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें क्या किया, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो सेपरेशन ऑफ पावर की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत थी इसकी, और इसकी वजह हम समझते हैं क्या, इससे इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ ये भी समझेंगे, इसके मेरिट और डिमेरिट समझ में आ जाएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
या बोलेंगे बियॉन्ड द सुप्रीम कोर्ट के आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया, आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर केस को किसको कर दिया गया, ये समझना जरूरी है। और विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसको रखा गया, विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसको रखा गया और क्यों रखा, इसका मकसद भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल को बड़ा प्रॉब्लम था, वो अपने पावरफुल बनना चाहता था, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से, ओहो गवर्नर जनरल, आई एम नॉट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रख गया। मतलब अब ये अपने कैपेसिटी से जो डिसीजन लेना है ले, सुप्रीम कोर्ट यहाँ कुछ करने वाला नहीं है। तो ये इसकी बात हुई। तो जैसे बताएं कि गवर्नर जनरल अब जो डिसीजन लेने अपनी कैपेसिटी ले, सुप्रीम कोर्ट इसका कोई बाल वाका भी नहीं कर पाएगा। आज के कंटेक्स्ट में अगर समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करना है तो पार्लियामेंट क्या करती है, अमेंड कर देती है कॉन्स्टिट्यूशन को। अब वो अमेंडमेंट सही है नहीं है, लेकिन वो तो पार्लियामेंट अगर का जो अमेंडमेंट सही है नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट देखती है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन डेवलप हो चुका है केशवानंद भारती के 1973 से, इसलिए उसमें कोई ऐसा डॉक्ट्रिन या ऐसा कन्वेंशन डेवलप हुआ नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था और ये कानून कहाँ से बन के आ रहा था, इंग्लैंड से, तो वो सुप्रीम कोर्ट उस तरह से काम नहीं कर रहा था जैसे आज से सुप्रीम कोर्ट काम करता है, ये अंतर समझना पड़ेगा। तो अभी अगर पार्लियामेंट को कानून बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कानून खराब है, हम नहीं मानते। फॉर एग्जांपल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी 2013 में जो आया था, बिल आया 14-15 में बनाया गया था, 14 में बना था कानून, ये 14-15 में बना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या है, अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। फाइनल उसको क्या स्ट्रक डाउन कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे कानून होते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसे बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में देखती है, और समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट दिए हैं जिसने बताया कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन सा नहीं, चाहे वो केशवानंद भारती केस हो, मिनरवा मिल केस हो, SR बुमाई केस हो, SR कोल्हू केस हो, IR कोल्हू केस हो, कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं और जिसने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम चेक करेंगे, चाहे शेड्यूल 9 में डालो, चाहे कहीं भी डाल दो, शेड्यूल 9 में डालो, 3 में डालो, 4 डाल में हमको कोई मतलब नहीं है। पहले तो ऐसा था कि शेड्यूल 9 में डाल दिया, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया था, हम नहीं चेक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का था, चलो सुप्रीम कोर्ट के पावर को रोक दिया गया। तो जो चीज़ें यहाँ पे है वो चीज़ें क्या पंडित नेहरू ने नहीं किया था, पंडित नेहरू ने भी किया था। 9 शेड्यूल ने पंडित नेहरू ने लगा क्या किया था कि अगर कोई भी कानून अगर 9 शेड्यूल में रख देंगे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, एक बिल्कुल ब्लैंकेट है, कंबल की तरह ढका हुआ है, इसको हम चेक नहीं कर सकते क्या है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनरवा मिल केस के बाद और IR कोल्हू केस के बाद बोला, IR कोल्हू 2007 की बात है, IR कोल्हू केस में क्या बोला कि भाड़ भैया तुम्हारी ऐसी की तैसी करके रख देंगे, अगर तुमने कुछ भी 9 शेड्यूल में डाला तो भी चेक करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि तो उस समय सुप्रीम कोर्ट को कहीं कमजोर कर दिया गया था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर डिमीन किया, डिमीन नहीं कर सकते हैं, डिमीन ही कहेंगे, इसकी पावर को कम किया। तो फर्स्ट शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 9 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वही कहानी किया सुप्रीम कोर्ट के साथ। 9 शेड्यूल क्या क्या था, 9 शेड्यूल क्या क्या था कि पावर को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को कम कर दिया ना, कि अगर कोई भी कानून बना के 9 शेड्यूल में डाल दो, सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकते। सेम चीज वही बात है 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी कहती है कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन की 100% माना जाता है, उसकी कहीं चैलेंज नहीं की जाती किसी कोर्ट में। और फिर उन्हें तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये सब क्या था। लेकिन थैंक्स टू मिनरवा मिल केस उठा के सब फेंक देता है, गड्ढे में डाल देता है। तो कहानी यहाँ पे हम लोग समझना पड़ेगा। तो गवर्नर जनरल जो चीज़ यहाँ पे है, जो अंग्रेजों ने करा था, वो चीज़ यहाँ पे पंडित नेहरू के समय में भी हुआ है। ओ 9 शेड्यूल क्या था, 9 शेड्यूल को देखा तो वही चीज़ था। 9 शेड्यूल अब पंडित नेहरू के 9 शेड्यूल को लाने के पीछे पंडित नेहरू का क्या इंटेंशन रहा, वो क्या नहीं, तो वो तो बात की बात है, लेकिन दिखता तो वही चीज़ है ना यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और जितने भी इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे, इनको भी क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन बोला ये भी क्या होंगे, इसके जुडिक्शन से बाहर हो गए 2 लोग। तीसरा जितने भी ऑफिशियल होंगे, रेवेन्यू ऑफिशियल होंगे,
ये भी परेशान आ गए थे, बोला कि हमको भी बाहर कर दो। रेवेन्यू ऑफिसर बोला कि हमको भी बाहर कर दो। हम रेवेन्यू ऑफिसर क्यों कि ये इनको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। बोले सुप्रीम कोर्ट हमें टांग अड़ाएगी, सही से टांग से तो सही से काम नहीं करने देगी, तो हम कहाँ से कर पाएंगे, रेवेन्यू सही से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कंपनी ऐसे लॉस में चल रही है वगैरह वगैरह दुनियादारी। तो बोला कि हमें भी काम हमसे बाहर कर। इनके जो सर्वेंट थे, नौकर जो थे, बोला हमको भी बाहर कर दो, हम क्यों रहेंगे में। तो ये सर 1 2 3 4 ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर होते चले गए। ठीक है, और बात करते हैं जो ऑफिशियल एक्शन अगर कुछ लेते थे इन लोग कुछ ऑफिशियल एक्शन अगर ले लिए तो सुप्रीम कोर्ट देखभाल नहीं करेगी। पर आज के समय में क्या है, क्या इंडिया के कोई एग्जीक्यूटिव ऐसे है जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है? नहीं है, नहीं है। आज अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अगर कोई कानून बना दे जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत में अगर वायलेशन मार दे तो सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के डस्टबिन में डाल देगी। ठीक, या ऐसे कानून ही बना दे जो डीपीएसपी का ही वायलेशन करे, जो डीपीएसपी को लार्जर हैप्पीनेस ना करे, यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम पीपल की जगह काम ना करे, तो उसको भी नहीं मानेगी। या कोई ऐसा भी कानून बना दे लेजिस्लेचर जो बेसिक स्ट्रक्चर को उठा के फेंके या वायलेट करे, तो सुप्रीम कोर्ट को उठा के गड्ढे में डाल के दफना देगी। आज है ना, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते थे, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, इंडिया में था, और वो कानून बाहर से बन के आ रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट अपने देश में, हमारे यहाँ जो पावर जो बटा है, यानी 1950s के बाद जो मॉन्टेस्क्यू की आइडियो में बजा है। मॉन्टेस्क्यू कौन था? जो उसने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, करीब 1760 के आसपास में, 70 के आसपास में लिखा हुआ, जिसके आधार पे जब अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अपना स्टेट बना, यूएस का बना, तो उन्होंने जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अलग रखा उसी आधार पे। बाद में फ्रेंच सोसाइटी भी उसी आधार पे चला था। उसके बुक में कहना था कि सरकार जो होना चाहिए, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वो तीनों अलग अलग होना चाहिए, तीनों के पावर अलग अलग बड़ा होना चाहिए, तभी वो सही से फंक्शन कर पाएगा डेमोक्रेसी में, या कहीं भी किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए बेहतर वही होना चाहिए, खासतौर डेमोक्रेसी के लिए। उसने अपनी किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ, उसी में ये बात बताया था। अगर हम बात करते हैं स्पिरिट ऑफ लॉ वाला बात, तो तब क्यों नहीं लागू था यहाँ पे? इस समय तो मॉन्टेस्क्यू ने अपना किताब लिख दिया था, क्यों नहीं था लागू था? तो खुद जहाँ पे इस देश, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा, तो फ्रांस की बात है, तो मॉन्टेस्क्यू ने जब लिखा था तो खुद इंग्लैंड में ये बातें लागू नहीं थे सही से, खुद फ्रांस में नहीं हुआ था 90 तक वो लागू, 79 तक, अमेरिका में 1785 के बाद हुआ। इसीलिए दुनिया उतना वाइब्रेंट, यानी पूरी इसको लेकर इतने वाइब्रेंट नहीं था लोग, मैंने इतना कहते कॉन्शियस नहीं थे। अगर ऐसा होता तो फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में क्यों रखेंगे? इंडिया, चूंकि इंडिया में तो हम लोग शासन करने आए थे, ये भी समझ बात में आता है। और इसके अलावा, इन सब के अलावा ये भी बात हुआ कि अब जो प्रोविंशियल कोर्ट अगर बनेंगे, प्रोविंशियल कोर्ट के लिए अगर कुछ अगर रूल्स बनेगा, तो वो मामला कहाँ आएगा? वो देखेगा कौन? गवर्नर जनरल के पास ये पावर था, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं था। मतलब कोई अगर प्रोविंशियल कोर्ट से अगर कोई अपील हो रहा है तो कहाँ जाएगा? उन्होंने ये भी बोला कि अगर इफ अपील फ्रॉम, बोला कि अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट, अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट, जो नहीं स्टेट कोर्ट वाले, प्रोविंशियल कोर्ट, ये कहाँ आता था? सीधे ये आता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आता था। वाह, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ये पावर था कि प्रोविंशियल कोर्ट कैसे काम करेगा नहीं करेगा, उसके सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। लेकिन आज क्या है? आज अगर हाई कोर्ट का भी अगर मामला है तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही जाएगा। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा, लास्ट में कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा या प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, ठीक है, ये मामला नहीं होता है। लेकिन उस समय में क्या बोला गया कि अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट के मामला भी कहाँ आएंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आएंगे। तो इससे क्या दिखा जा रहा है कि अंडरमाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पावर को, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर को अंडरमाइन भी किया गया। यहाँ पे इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी अंडरमाइन किया गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के पास ये पावर था कि जो प्रोविंशियल कोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो उसको भी कंडक्ट कौन करता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास इतना पावर था कि प्रोविंशियल कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फ्रेम करता था। क्या आज के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। या आज का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी हाई कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करता है? नहीं करता है, वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। लेकिन उस समय ये था।
हाँ, ये बात अलग है कि आज के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ती है आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के तहत में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसे सारी बात माननी पड़ेगी, तब और आज में बहुत अंतर है। ठीक है, अब इसके दायरे में रहा क्या, इसके दायरे में सिर्फ और सिर्फ जो जिनके जुडिशन में कलकत्ता के आसपास जो लोग रह रहे थे और उनकी कोई समस्या होती थी तो वो सॉल्व कर दिया जाता था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो भी उनके लॉ के हिसाब से। अगर हिंदू है तो हिंदू लॉ के हिसाब से, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से, यानी पर्सनल लॉ का बड़ा ध्यान रखा गया था। एक बात तो कहेंगे कि पर्सनल लॉ का यहां पे बड़ा ध्यान रखा गया था। तो कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर था, सुप्रीम कोर्ट हैड पावर टू, एकदम सिंपल लैंग्वेज, टू लिसन the problem of all inhabitants of कोलकाता। उस समय का जो कोलकाता था, नहीं कैलकाटा कहते हैं, कैलकाटा, अभी कोलकाता कहते हैं, कैलकाता के आसपास जितने रहने वाले थे उनके लोगों की प्रॉब्लम को सुनता था और देखता था। ठीक है, वही मामला, चाहे वो लड़ाई झगड़ा का जो भी मामला हो, लेकिन वो भी उनके अकॉर्डिंग टू, और कौन भी, और ये देखता तो था लेकिन साथ में पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉ, और यहां तो अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉ। मतलब अंग्रेजों ने ये भी ध्यान रखा कि तब अंग्रेज के दिमाग में शायद उतना बांटने का ध्यान नहीं आया था। देखा जाए पर्सनल लॉ को बड़ा ध्यान रखा, हिंदू है तो हिंदू के लॉ के हिसाब से, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि उस समय के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि उनके धर्म में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। वो तो रहते रहते शासन करते करते उनके दिमाग में ख्याल आया कि फूट डालो राज को, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई है। अगर इसे देख के लगता है कि अंग्रेजों के दिमाग में उतनी गंदी कीड़ा तब तक तो नहीं बैठी थी, क्योंकि पर्सनल लॉ का बड़ा ध्यान रखा था, इसे हारमोनी बना रहे, पीसफुल बना रहे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना हो। ये तो लगता है पर्सनल लॉ के हिसाब से वो, तो जो भी जितने भी यानी एक प्रकार के हम कह सकते हैं डिपेंडेंट थे, उनको जो फैसला मिलता था उनको पर्सनल लॉ से मिलता था। ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास था। तो बताओ, देखने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहा क्या? आप लोग थोड़ा सोचें, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या रखा? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कुछ रहा नहीं, पावर तो सब छीन लिया। रहा कहाँ पावर? जो भी पावर था सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारे पावर खत्म। सेपरेशन ऑफ पावर की एक्चुअल कहानी, इसीलिए इसका नाम पड़ा अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट किसके बीच में होता है? इन लोगों के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। इस एक्ट की सबसे बड़ी क्रक्स तो यही है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हैं, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी से डिस्कस करते हैं और क्या है क्या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि पहला क्वेश्चन ये है, विच एक्ट, बहुत सारे एक्ट आएंगे, ठीक है, क्लैरिफाई द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कौन सा एक्ट है, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट क्लैरिफाई द, दो भी क्लैरिफाई द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर इसका कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कौन से? एक्ट ऑफ 7081 यही तो है। अब इसमें एक्ट दे दे 7084, 7073, 70 कुछ भी दे, ठीक है, 7093 कुछ भी दे दे, 1830 दे दे, कोई भी एक्ट दे दे, जो एक्ट ना हो भी वो भी दे दे। तो इसका आंसर कौन होगा? ये होगा। दूसरा जो ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो यानी प्रीलिम्स से पूछ चुका है, ये पूछा क्या भाई 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि इंपॉर्टेंट ऑफ एक्ट 7081 इन शेपिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ऑफ 7081 एक्ट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस कंटेक्स्ट में
in shaping the British administration structure in India, in shaping the British administrative structure in India। अगर हम बात करें इन इंडिया, इन इंडिया, यह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 की 19 का क्वेश्चन है, अभी याद नहीं सही से, कि बताना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्ट 1781 इन शेपिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। एक्ट 1781 का क्या रोल है भारत में जब ब्रिटिश लोग शासन करते हैं, उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो प्रशासनीय ढांचा है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसको एक नया शेप दिया, उसको शेप दिया, कौन सा? एक्ट ऑफ 1781। इसका खास इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इसने शेप दिया? तो अगर इसकी बात करें तो इसने क्या क्या काम किया। इसने सबसे पहले ये किया कि पहली बार इसने क्या किया कि जुडिशरी और वर्सेस जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की पावर को उसने डिफाइन किया, दोनों को पावर अलग किया, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर को अलग कर दिया गया, जो आज हम लोग देखते हैं, ठीक, कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से क्या बाहर होगा क्या नहीं होगा। दूसरा, यानी एक प्रकार का लिमिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया, हम ये समझेंगे लिमिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिट किया, यानी जुडिक्शन के उसके जुडिक्शन को लिमिट किया। तो एक चीज़ देखते हैं। दूसरा इसमें क्या देखते हैं हम लोग, एक तरफ से हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर जितने भी लोग थे ऑफिशियल्स या कंपनी के सर्वेंट लोग थे, इनके राइट्स को, इनके अधिकार को प्रोटेक्ट किया, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट। तो पहला अगर पूछा गया कि कौन सा स्ट्रक्चर तैयार किया, तो हम देखते हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल इनके पावर को अलग किया, यानी कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के पावर को कहीं ना कहीं लिमिट किया, उसके जुडिक्शन को लिमिट किया, उसके दायरे को लिमिट किया। दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रेवेन्यू ऑफिसर्स को और जो सर्वेंट्स के जो राइट्स थे, पावर थे, उनको भी उन्होंने पहचाना सॉरी, इस एक्ट ने पहचाना उसको, यानी उनको अधिकार दिए अपने तरीका से काम करने के लिए, स्वतंत्र रूप होकर के काम करने के, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से बचाया, यानी प्रोटेक्ट किया, तो ये भी कह सकते हैं। और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से उन्होंने बनाया, टैक्स कलेक्ट करके, पावर को कंसोलिडेट करके, ठीक है। और एक लास्ट किया कि क्लैरिफाई कर दिया कि पावर किसके लिए क्या है क्या नहीं है। तो आज हम देखते हैं, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ 1781 एक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ शेपिंग ऑफ ब्रिटिश पावर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया कैन बी डेलिनेटेड इन मेनी वे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर जैसा आ सकता है तो हम ये सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1781 एक्ट का क्या रोल रहा ब्रिटिश सिस्टम को इंडिया में शेप करने के लिए, खासतौर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में, तो यानी क्वेश्चन कैन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट आंसर, there are various role of, the very important role of Act 1781 in the context of what shaping the British power in India, especially in the context of administrative structure, can be as following. First, it separated the power between executive and the judiciary. In the Act of 1973, there was only demarcation of power between judiciary and executive. That has been dealt by what? This Act 1781, amending Act 1781. Secondly, it limited the power of Supreme Court, but other way it gives the power. It gives the power to what? Governor generals, revenue officers and servants to do their work in their capacity. Means they were given a right and power to exercise their power in a better manner, so that they could what? Enhance their capability to do in a better way, and finally reshape the new direction, new way of what? British structure in India. Third, it clarified the demarcation of power between the executive and the judiciary, which laid the foundation of British government, and it continued till 1858, and finally before the Crown Act. So we can say that how it paved the way for. We can also say from here that this is the act which also somehow inspired the Indian constitutional legislature
towards keep the separation of power between judiciary, executive and legislature that we see today in the context of what separation of power or in the context of organ of the government. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हम इसी अमेंडिंग एक्ट के बारे में बात किए, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और एक्ट आता है 1784 में, जो पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट मतलब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर होते हैं विलियम पिट्स यंगर, उन्हीं के नाम पे ये एक्ट बनता है। और आपकी इसमें कुछ खामियां तो नहीं होती, रेगुलेटिंग एक्ट में और कुछ खामियां होती 1773 में, उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। और वहाँ से डबल कहते हैं ना कि डबल स्टैंडर्ड का गवर्नमेंट, डबल लेवल का गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है, हम लोग पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कहानी वहाँ से समझेंगे। तो अगले सेशन में, अगले वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, यानी कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें जो क्वेश्चन था मैंने वो भी डिस्कस किया, बाकी और भी क्वेश्चन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।